नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ कपिल साहू। लाइफ साइंस बाय कपिल साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फिशरीज लॉ एंड रेगुलेशन। फिशिंग लॉ एंड रेगुलेशन परिचय अगर देखें तो परिचय के रूप में फिशिंग लॉ एंड रेगुलेशन, जब तक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कोई भी वर्क ना हो तब तक सही से वो वर्क नहीं हो पाता। तो रूल्स इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो मछली पकड़ने के लिए भी कुछ रूल्स नियमावली होते हैं जिस रूल्स के अनुसार ही हमको चलना होता है, या चलें तो बेटर तरीके से फॉर फ्यूचर यूज़ पर्पस सुरक्षित तरीके से मछली पालन या मछली कैप्चर, फिशिंग कैप्चर इत्यादि किया जा सकता है। वैसे पुराने समय से ही कुछ रूल्स लॉ मनुष्य अपने सुविधा की दृष्टि से बनाकर चलते आ रहे हैं। विभिन्न इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के उद्देश्य से भी और एक्वाकल्चर मैनेजमेंट के उद्देश्य से भी और रिलेटेड एक्वाकल्चर्स यानी कि जो जल में जो भी उत्पादन होता है, चाहे फिश का उत्पादन हो चाहे प्रॉन का उत्पादन हो, तो इससे रिलेटेड जो भी उत्पादन होता है बेसिकली मैनेजमेंट का पार्ट होता है रेगुलेशन। द नेक्स्ट इज ओरिजिन रूल्स। जैसे कि मैं बताते आ रहा हूँ कि एंशियंट टाइम से कुछ रूल्स फिशिंग के लिए बने हुए हैं। एक्वाकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स फिशिंग के लिए बने हुए हैं, जिसको हम लोग लाइन से देखेंगे। हिस्ट्रिकल लॉ अगर देखें तो ब्रिटिश समय से ही, जब ब्रिटिश भारत में आए थे तब से ही फिशिंग फिशिंग के लिए कुछ लॉ या रूल्स के बारे में सोचा गया है। इसके तहत 1897 में फिशरीज एक्ट पारित किया गया था, जिसमें कुछ फिशिंग लॉ पारित किया गया, जिसके अंतर्गत पॉइजन एंड एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से जो फिशेस का मारा जा रहा था उसमें कमी लाया गया। इसी प्रकार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी आया। इसमें जो है भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था उससे जो बहुत सारे जो जीव प्रभावित हुए थे, उसमें फिश भी प्रभावित हुए थे। वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक जो पॉजिटिव अम्ब्रेला था वो काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुंचा था। इस गैस लीक की वजह से हज़ारों साल तक लोग जो है प्रभावित हुए, और साथ में अन्य जीव जंतु और वातावरण भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुए, पहले जैसा नहीं रहा। इसी प्रकार वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया। इस एक्ट के तहत वाटर को प्रदूषित होने से बचाया जाना जरूरी है। साथ ही पॉल्यूशन से कैसे बचाया जाए, और जो पॉल्यूशन फैलाने वाले जो लोग हैं उसको किस प्रकार दंडित करें, इस प्रकार फिशिंग लॉ पारित किया गया था। कुछ कॉमन फिशिंग रेगुलेशन हैं, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो सच रेस्ट्रिक्शन अराउंड द टाइप ऑफ फिश लाइसेंस नीडेड। तो फिशिंग के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाना जरूरी है, और फिशिंग के लिए भी लाइसेंस प्रदान किया जाता है। सेट स्टार्ट एंड एंड डेट फॉर ए फिशिंग सीजन। तो कब से कब तक मछली पकड़ा जाना चाहिए उसके लिए डेट डिसाइड किया गया है इस रेगुलेशन के तहत, और ये डेट डिसाइड किया जाना ज़रूरी है, वरना बरसात के सीज़न में अगर मछुआरे समुद्र वाले रीजन में जाते हैं तो जनधन की हानि होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। सेट लिमिट्स ऑन हाउ मैनी फिश ऑफ ए सर्टेन स्पीसीज यू कैन टेक इन वन डे। एक दिन में आप फिशेस की कितनी स्पीसीज पकड़ सकते हैं, इस संदर्भ में भी रेगुलेशन बनाया गया। सेट लिमिट्स ऑन द नंबर ऑफ फिशिंग लाइन एंड हुक्स यू आर अलाउड टू यूज़। तो कौन कौन सा फिश लाइन्स या फिशिंग अपैरेटस या फिश हुक्स, और ये कितने लिमिट में, कितना संख्या में यूज़ करना है, इस बारे में भी रेगुलेशन बनाया गया।
set regulation on the type of tackle and fishing method used for a specific body of water। तो किस टाइप का वहाँ का वाटर का इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से कौन सा आप फिशिंग मेथड या कौन सा टैकल मेथड आप यूज़ करके फिशिंग कर रहे हैं, इस संदर्भ में रूल्स बनाया गया। कितना साइज़ तक के फिश को पकड़ा जाए, उस संदर्भ में भी रूल्स बनाया गया। अब ना तो बहुत ज़्यादा बड़े आकार की फिशेस को पकड़ सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा छोटे आकार की फिशेस को पकड़ सकते हैं, तो इस संदर्भ में रूल्स बनाया गया। प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्शन, पब्लिक को एक्शन में लाना, यानी कि इसको प्रिंसिपल को, फिशिंग के प्रिंसिपल को समझाया जाना ज़रूरी है सोशल चेंज के मकसद से, या फिर इकोलॉजिकल चेंजेस के मकसद से, या फिर फिशेस का सही से हम लोग फ़ायदा ले पाएँ, इस उद्देश्य से भी फिशिंग के प्रिंसिपल को, फिशिंग कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, इस प्रिंसिपल को समझना जरूरी। रेगुलेटरी ऑब्जेक्टिव अगर करंट में अगर देखें अभी आधुनिक समय में, तो बहुत सारे जो रीजन है जिसकी वजह से फिशेस को कैप्चर करने के लिए रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत पड़ा, और काफ़ी हद तक पब्लिक हेल्थ के नज़रिए से भी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कुछ फिशेस जो है हानिकारक भी होते हैं हमारे लिए, तो कौन सा फिशेस को कैप्चर किया जाए, कौन सा फिशेस को नहीं किया जाए, इस संदर्भ में रूल्स, या फिर जो स्पीसीज़ के जो स्पीसीज़ समाप्त हो रहे हैं, उस स्पीसीज़ को बचाए जाने के लिए कुछ रूल्स बनाया जाना जरूरी था। एक बेसिक और मेन उद्देश्य होता है कंजर्वेशन। फिश को लंबे समय तक, या फिर कहना चाहिए कि फिश को अपने ज़रूरत के लिए कंसर्व करके रखना, प्रोटीन, विटामिन इत्यादि का, फैट इत्यादि का भी बहुत अच्छा सोर्सेज होता है फिशेस, तो इसको कंसर्व करके सुरक्षित रखा जाना ज़रूरी होता है, ताकि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्डिंग यानी कि MSY दिया जा सके। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्डिंग का मतलब ये होता है कि अधिकतम सतत विकास के जरिए, यानी कि फिशेस का स्पीसीज भी बना रहे, फ्यूचर यूज़ के लिए वातावरण को नुकसान भी ना हो, और हमें फिश भी मिल जाए, तो ये होता है मैक्सिमम यील्डिंग, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्डिंग। फिशिंग रूल्स का एलोकेशन अगर देखें तो बेसिकली ये डिवाइड स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, अपनी अपनी सीमा के अंदर कुछ कुछ जो ज़रूरी रूल्स है वो दे पाने में दोनों स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अधिकार प्राप्त होता है। ऑर्डरली फिशिंग, तो फिशेस को कैप्चर करने के लिए ज़रूरी है कि एक प्रॉपर ऑर्डर के साथ ही फिशिंग किया जाए। ये ना हो कि जब फिशिंग का सीज़न ना हो, यानी कि बरसात का सीज़न हो और समुद्र में चले जाएं और फिर जनधन की हानि हो जाए। प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, तो ये सबसे ज़रूरी कदम होना चाहिए, एक ज़रूरी रूल्स होना चाहिए। जो वेस्ट प्रोडक्ट जो वाटर सोर्सेस में जाके मिल रहे हैं, और ये वेस्ट सोर्सेस से फिशेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, विभिन्न तरह के डिसीज़ इन वेस्ट प्रोडक्ट से फिशेस को हो रहा है, और सांस लेने में दिक्कत हो रहे हैं। फिर इस संक्रमित फिश को जब हम कैप्चर करेंगे तो वो मनुष्यों में भी आ जाएंगे, फूड साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल भी डिस्टरबेंस होगा, वातावरण भी, और जलीय वातावरण खास करके पॉल्यूटेड हो जाएगा। मेथड अगर देखें तो डायरेक्ट लिमिटेशन ऑफ आउटपुट मेथड और यूमेटिक एंड टैक्सेशन मेथड, ये तीन बेसिक मेथड होते हैं रेगुलेशन का। डायरेक्ट लिमिटेशन मेथड में अगर देखें तो ये
scheme is amplified by traditional dosage season and quota system followed in many developed countries। तो विभिन्न क्वेटास में इसमें डिवाइड कर दिया जाता है, विभिन्न स्तर में डिवाइड करके वहाँ के लिए उपयुक्त रूल्स बनाकर फिशिंग का परमिशन दे दिया जाता है। द सेकंड इज यूमेट्रिक फिशिंग। तो सेकंड इज यूमेट्रिक फिशिंग। इसके अंतर्गत अगर देखें तो कुछ गियर्स जिसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे गियर्स को प्रतिबंधित किया जाता है। कुछ एज ग्रुप के फिशेस का भी ख्याल में रखा जाता है, जिस एज ग्रुप से नीचे के फिशेस को कैप्चर नहीं किया जा सकता। कुछ टैक्सेशन यानी कि टैक्स का भी प्रावधान होता है ताकि ओवर फिशिंग ना हो। लाइसेंस इत्यादि भी प्रदान किए जाते हैं ताकि फिश उत्पादन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन। तो IPOS यानी कि इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर फूड एंड एग्रीकल्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फैसिलिटी प्रदान कर रहे हैं और उपयुक्त रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। समय समय पर उस रूल्स रेगुलेशन में सुधार भी हो रहा है। जैसे कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ शार्क, इसके लिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 1999 में एक कमेटी गठित किए थे। वैसे ही IUU इसके अलावा 1999 में ही एक और ट्रीटी ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें भी कुछ फिशिंग लॉ पारित किया गया। तो उपरोक्त अध्ययन से मैं यहाँ पता चलता है कि फिशिंग के लिए इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड स्टेट लेवल पर रूल्स पुराने समय से ही चला आ रहा है। समय समय पर उस पर संशोधन भी किए जा रहे हैं। यह लिंक मैंने स्लाइड शेयर ऐप से लिया है। थैंक यू।